नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। आज कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैनवा, वार्ड नंबर 12 की पूर्व पार्षद रूबी सैफी और पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर के संयुक्त नेतृत्व में नगर के समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीपुर पट्टी क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की मांग को लेकर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता की अनुपस्थिति में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आर के भारती को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि विभाग पिछले 17 वर्ष पहले बनी पुरानी पूर्णतः क्षतिग्रस्त सड़कें निर्माण कार्य नहीं कर रहा है, जिस कारण ये वहां की लगभग 50,000 की आबादी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। वहीं आपको बता दें कि राहगीरों के लाखों रुपए के वाहन बर्बाद हो चुके हैं। साथ ही उस रोड पर लोगों के व्यापार बिल्कुल खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। आज जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन के तहत सभी लोगों की मांग है कि ढेला नदी पर पिचिंग का कार्य कराया जाए और उसके नदी के किनारे किनारे जो है सर्विस रोड भी बनाई जाए। तो इस संबंध में ये कहना है कि अभी वर्षा काल में जो है कुछ जो अति महत्वपूर्ण जगह थी वहाँ पर पिचिंग का काम कराने की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि बाढ़ का पानी नदी में बहुत ज़्यादा था, जिस कारण पिचिंग कराई गई पिचिंग जो है वो पूरी तरह टिक नहीं पाई और वहाँ जो है उसमें मरम्मत की आवश्यकता है और दूसरी कुछ पिचिंग कराने के लिए इनकी मांग भी है। तो इस पर एस्टिमेट बना करके कार्रवाई जो है की जाएगी। लक्ष्मीपुर माइनर को लेकर के भी जो है यहाँ पे सड़क तो निर्माण, लक्ष्मीपुर माइनर में जो है सड़क के निर्माण का कार्य जो है प्रारंभ हो चुका है और उस पर जो है तेजी से काम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ सिंचाई विभाग में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। उसमें सबसे पहला पॉइंट तो यह है, जनहित के मुद्दों में जो हमारी लक्ष्मीपुर पट्टी रोड है जो थाना साबिक से शुरू होती है और यहाँ PWT तक निकलती है, उस रोड को आप लोगों ने भी कई बार देखा है और लिखा भी है आपके कलम के द्वारा और आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा। कई वर्षों से उस सड़क में सिवाय गड्ढों के अलावा सड़क नहीं है। गड्ढों में इंसानों को चलना पड़ता है, जनता को जलना पड़ता है, वहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक हालत यह है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति या महिला, या मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर कोई ई रिक्शा में गर्भवती महिला वहाँ से निकलती है तो उसके साथ कोई भी दुर्घटना होती है। माइनर में कई लोग डूबने से पिछले टाइम में 1-2 बच्चे डूब के मरे भी हैं। बराबर माइनर उसके बराबर सड़क है, तो उस सड़क को तुरंत निर्माण कराया जाए और जो माइनर नहर है उसका तुरंत ही जिस तरह से आया है पैसा उसमें खर्च करके उसको सही कराया जाए। ढेला नदी है उसके बराबर में बस्ती है, हमारे वहाँ के पार्षद हैं अब्दुल कादिर साहब, उन्होंने बहुत मांग की है। पिछले वर्ष भी पूरे मकान ढेला नदी के बहाव से कट चुके हैं, टूट चुके हैं, जनता का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अभी भी बरसात के समय में वहाँ पर ढेला आई हुई है, कोई पिचिंग का निर्माण नहीं हुआ है। हमारी कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड है और ये ज्ञापन आज हमने यहाँ सिंचाई विभाग में सामने दिया भी है, दे भी रहे हैं कि वहाँ पर ढेला नदी से इंसानों को बचाने के लिए ये सरकार तो जानवरों को तक को छोड़ रही है। गुलदार शेर पूरे शहर में घूम रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी नहीं कर रहे, जो इंसान उनको भी खाने के लिए आ रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि इंसानों की सुरक्षा पहले है, जनता की सुरक्षा पहले है। हम तो ये चाहते हैं कि ढेला नदी में परमानेंट स्थायी रूप से पिचिंग की जाए ताकि वहाँ पर आने वाले बरसात के पानी से कटाव का इंसानों को निजात मिल सके। तो यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और यहाँ पर हम बताने आए हैं कि जो लक्ष्मीपुर माइनर है उसका निर्माण किया जाए। तो उसका निर्माण जब हो तो उसके साथ साथ ये ना हो कि निर्माण हो रहा है और सड़क के ऊपर मलबा तमाम आने जाने की परेशानी होती है, तो सड़क का निर्माण भी साथ साथ किया जाए ताकि जनता को आने जाने की कोई परेशानी नहीं हो। दूसरी चीज़ हम ये भी चाहते हैं कि पिछली बरसात आई और ये बरसात भी हुई, तो दोनों बरसातों में आपने लगातार देखा होगा पब्लिक को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ढेला में पिचिंग नहीं हो पाई, जिसमें हमारे 3 वार्ड 4 वार्ड कम से कम 4 वार्ड प्रभावित होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जब बरसातें आती हैं उससे पहले ढेला की पिचिंग भी करा दी जाए।
कि आपको सभी को पता है कि लक्ष्मीपुर पट्टी की जो मेन रोड है काशीपुर की सबसे खस्ता हाल और सबसे खराब रोड इस समय बनी हुई है और पिछले 17 साल से सड़कों का निर्माण इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। और नगर निगम से अगर इसकी डिमांड की जाती है तो नगर निगम का कहना है कि जब तक लक्ष्मीपुर माइनर का निर्माण नहीं होगा तब तक हम इस सड़क का निर्माण नहीं करा सकते। तो इसलिए आज हम नगर सिंचाई विभाग के अंदर एक्सीएन साहब के पास आए हैं कि आप जो है इसी माह के अंदर अंदर लक्ष्मीपुर जो माइनर है उसका निर्माण कराएं ताकि नगर निगम भी बहाना न कर पाए और हमारी रोड और लक्ष्मीपुर पट्टी माइनर दोनों का निर्माण एक साथ शुरू हो जाए और लोगों को वर्षों से चली आ रही दिक्कत का सामना जो करना पड़ रहा है उसकी समाप्ति हो जाए। और आपको जैसा कि ज्ञात है कि ढेला नदी में पिछले वर्ष जो है 7 से 8 मकान ढेला नदी के अंदर गिर गए थे, वहां पर अभी भी स्थायी पिचिंग का निर्माण नहीं कराया गया है। तो हम मुशर्रफ भाई के साथ और हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, मोहल्ले के लोग मौजूद हैं, क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। हम आगाह करना चाहते हैं शासन प्रशासन को भी और सिंचाई विभाग और नगर निगम को भी कि यदि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करा गया तो हम इससे भी बड़े उग्र रूप में आंदोलन को तैयार हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन नगर निगम और अपर सचिव लोक निर्माण विभाग धीरज सिंह गबराल ने के द्वारा आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को जनपद में सड़कों पर गड्ढों की पैच भारी को निर्देश दिए गए हैं। लेकिन आजकल प्रदेश भर में ठेकेदार सरकार द्वारा जारी निविदाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के आगे सड़कों के सुधारीकरण को लेकर चुनौती खड़ी हो गई है। मुख्यालय पौड़ी में हिमालयन संविदाकार ठेकेदार समिति के बैनर तले ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष संतान सिंह व सचिव प्रदीप असवाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बड़े कामों के लिए सरकार प्रदेश से बाहर के ठेकेदारों को आमंत्रित कर रही है। आपको बता दें कि इसलिए पैच भारी जैसे छोटे कामों के लिए स्थानीय ठेकेदारों को इस्तेमाल करना स्थानीय ठेकेदारों के साथ छलावा है। बैठक हो रही कोई बात नहीं, अगर वो बैठक कर रहे हैं चाहे चीफ से कर रहे कोई बात नहीं। गड्ढे तो हमने बनने ना, गड्ढे तो हमने मना कर दिए। चाहे अधिकारी में कितने भी प्रेशर डाले हम पैच नहीं बनने देंगे। हमने प्लांटों में भी फोन कर दिया कि आपने प्लांट बंद कर दीजिए। अगर वो आ रहे हैं तो हमारी बात मुख्यमंत्री में करें ना, वार्ता कराएं हमारी कि भाई वो परेशान है। वो बोल रहे हैं कि 15 दिन तक आप अपना आंदोलन रोक दो, उसके बाद 15 दिन बाद आपकी मांग मंजूर कर देंगे। ये क्या तरीका है? तो 15 दिन रुक जाओ ना, 15 दिन हमने पैच जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने दे रखा उसको रोक दो से पैच का काम, उसके बाद भी वार्ता हो सकती है। हमारा संगठन जो है देहरादून में 4 बार की वार्ता हो चुकी है और वो विफल हो चुकी है। सिर्फ उनका एक कहना है जो मुख्यमंत्री का निजी सचिव है पांडे जी कि आप आंदोलन वापस ले लो और वापस लेने के बाद उनका कार्यक्रम है कि मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाए, 15 दिन तक गड्ढे भर जाए और वाह हो जाए। गड्ढे तो किसी हालात में भी नहीं भरेंगे। अगर वो सचिव साहब आए तो अगर वो हमारे धरने स्थल में आते और हमें उठा के ले जाते, चलो भाई आपको मुख्यमंत्री में ले चलते, तो हम उनका वेलकम करते। हम क्यों जाए उनके पास जब संगठन की वार्ता ऊपर चल रही है देहरादून में। अब महाराज जी की अपनी प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी बात सुनी, उन्होंने पहले भी बोला कि मेरी बात नहीं सुन रहे। अब इनके क्या आपस में मतभेद है वो हम नहीं जानते। अब गड्ढे भरने के बाद वो तो बनने नहीं देंगे। अगर वो बोल रहे कि अगर अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं, हमें कल ऐसी साहब ने भी बुलाया था कि भाई जो है कई जगह गड्ढे भर रहे हैं। हमने कहा नहीं, कई आपदा व्यवस्था देखनी पड़ती, पब्लिक में देखना पड़ता है। अभी आपने पेपर न्यूज में देखोगे 11% गड्ढे भरेंगे प्रदेश में, वो भी मजबूरी में भरेंगे। आप लगा सकते हैं कि कितना सक्सेसफुल आंदोलन हो रहा है। गड्ढे तो हम बंद नहीं देंगे। आप हमारी वार्ता में मुख्यमंत्री बार आयुक्त गढ़वाल, चीफ, आपके निजी सचिव, उनसे वार्ता कर। क्या मुख्यमंत्री हमें नहीं मिल सकता? इतना बिजी हो गया प्रदेश। हमने इसलिए उत्तराखंड इसलिए बनाया था कि मुख्यमंत्री, आज प्रदेश जल रहा है और मुख्यमंत्री गायब हो रखा है। कर रहे हैं हम। देखिए अगर आपने पैच भरने अन्य काम कराने तो चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात से बुला दो, उनसे भरवा लो। मशीन हम आपदा में हम लगाएंगे, छोटे ठेकेदार लगाएंगे और बड़े काम वो करेंगे। गुजरात से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, मेरठ से, उनको बुला लो। बड़े काम 9 करोड़ के काम वो ले जाएंगे, 10 करोड़ के काम वो ले जाएंगे और 14 करोड़ के काम वो ले जाएंगे और हम यहाँ लॉलीपॉप देखते रहेंगे। ये नहीं होने देंगे प्रदेश में। तो धीरे धीरे आंदोलन होता है, उसकी रूपरेखा बनती है, धीरे धीरे सब समर्थन है, लोगों की समझ में आ गया है। आपने अभी ऋषिकेश में देखो कितना बड़ा आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री को छू तक नहीं हुई कोई बात। अब पेपर में जरिए होना चाहिए, मौखिक बोल रहे हो, पेपरों में तो कुछ नहीं हो रहा। देखिए जनपद में पूरे प्रदेश के स्तर पे वो बात चल रही है इसमें, तो उसमें शासन स्तर पे एक बार वार्ता हो चुकी है उनकी और कुछ दिनों बाद फिर दोबारा एक बार और जरूर उसमें बात होगी। और इसी बीच में बिल्कुल उनकी मांगे जायज़ है
ये हमारा व्यवसाय नहीं बल्कि एक रोजगार है। और उत्तराखंड में जो है जिस ढंग से इन्होंने जो है बड़ी बड़ी जो निविदाएँ लगाई हैं वो जो है यहाँ के लोगों के हित में नहीं है। हम चाहते हैं कि छोटी निविदाएँ की जाए, सरल की जाए, और ताकि जो है हर व्यक्ति जो है अपना रोजगार के लिए अपना काम कर सके। नहीं, ये बहुत गलत बात है। पब्लिक के आवाज़ सुननी चाहिए सरकार को, क्योंकि पब्लिक के द्वारा ही सरकारें बनती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो है पलायन का भी मेन कारण है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। जब लोग रोज़गार नहीं होगा तो निश्चित ही पलायन होगा, और जब पलायन होगा तो उत्तराखंड बनने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। हमारा ये भी निवेदन है सरकार से कि इसमें सरकार को सिर्फ पॉलिसी बदलनी है, एक भी पैसा जो है सरकार का नहीं लगना है, और लोगों को रोज़गार बदलने से ही रोज़गार लोगों को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे और अपनी रोजी रोटी में लगे रहेंगे। धरना प्रदर्शन करना किसी की मजबूरी हो सकती है, कोई शौक नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो मजबूरी में बैठे होंगे, शौक की वजह से तो नहीं बैठे होंगे, ये मेरा मानना है। मैंने पहले ही कहा ना, हम लोग इतने शक्तिशाली, इतने आर्थिक संपन्नता नहीं है कि हम करोड़ों के जो है ठेके ले सकें। हम तो रोजगार के लिए जो है ये ठेकेदारी का काम करते हैं, कोई हमारे व्यवस्था नहीं है। और जब इस ढंग से आप पॉलिसी बनाओगे तो निश्चित ही बाहर का लोग आदि यहाँ आएगा, और निश्चित है जब आएगा तो यहाँ का शोषण करेगा। और शोषण एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हो रहा है। जब वो यहाँ के लोगों को काम कराता है तो पेमेंट देने में भी आनाकानी करता है, और हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि उससे लड़ाई लड़ सकें। तो न तो हमें काम मिलता है, और जब हम काम करते हैं तो हमारी उसको जो है मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। मैं महावीर सिंह नेगी, पूर्व जिला। स्मार्ट मीटर और फसलों के दामों में वृद्धि की जाने की मांग को लेकर विगत 1 अक्टूबर को हुई भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत पर पुलिस ने सैकड़ों किसानों पर मार्ग बाधित किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद किसान उग्र हो गए हैं। प्रशासन के इस रवैये से नाराज किसानों ने मंगलौर क्षेत्र में प्रेस वार्ता कर प्रशासन से आर पार की लड़ाई किए जाने की चेतावनी दी है। प्रेस वार्ता में पहुंचे भाकियू के प्रदेश गढ़वाल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि किसान अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रहा है, सरकार किसानों का शोषण कर रही है, किसान इसका विरोध करते हैं। आज तो प्रशासन उन पर मुकदमे दर्ज कर किसानों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन किसान चुप नहीं बैठेगा। किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, सरकार किसानों का शोषण कर रही है। देखिए, हमने जो 1 अक्टूबर को रुड़की के अंदर महापंचायत करी, उसका हमने 25 तारीख में एक नोटिस यहाँ के प्रशासन को दे दिया था, और नोटिस देकर वो रिसीव करा रखा है हमारे पास, उसकी रिसीव कॉपी है। हमने यहाँ के प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को ये बता दिया था कि 1 अक्टूबर को जो रुड़की के अंदर ट्रैक्टरों के द्वारा किसानों की महापंचायत होगी, वो पंचायत हमारी कचहरी परिसर में होगी। हमें कचहरी परिसर में अपने ट्रैक्टरों के साथ जाना था, वहाँ महापंचायत करनी थी, लेकिन उससे करीब 100-200 मीटर 500 मीटर पहले ही बैरिकेटिंग पुलिस ने लगाकर हमारा रास्ता रोक दिया, जिस वजह से वो हाईवे जाम हुआ, सड़क जाम हुई। सड़क जाम किसानों ने नहीं करी, सड़क जाम यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने करी, और हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज कराओगे जिन्होंने किसानों का रास्ता रोका और सड़क जाम करी। और इस तरीके से फर्जी मुकदमे लगाकर किसानों की आवाज़ को यहाँ का प्रशासन या शासन नहीं दबा सकता। इससे किसानों की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगी। हम किसानों की आवाज़ इसी तरीके से बुलंद करते रहेंगे। हम भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों के हितों की रक्षा के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमारा कहना ये, हम कोतवाली में जाएंगे, अपनी FIR लेकर जाएंगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जिन्होंने हमारा रास्ता रोका और उल्टे मुकदमे हमारे पर करा दिए, उनके खिलाफ हम तहरीर लेकर जाएंगे। और हम शहीद भगत सिंह की तस्वीर भी लेकर पहुँचेंगे और फांसी का फंदा भी लेकर जाएंगे। हम यहाँ के प्रशासन को कहेंगे कि अगर किसानों की और गरीब जनता की आवाज़ उठाना जुल्म हो तो हम फांसी के फंदे पर लटका दो, हम फांसी खाने के लिए भी तैयार हैं। भाई आगे तो जो प्रशासन चाहेगा वो स्टेप रहेगा, जब प्रशासन हेरा फेरी दिखा रहा है तो हम भी उसी हिसाब से चलेंगे। अब आप देखो 20 दिन से धरना चल रहा है, वहाँ कोई कान नहीं खुलती। उसके बाद अब हमने 3 नोटिस दिए, जब आप वार्ता नहीं करोगे तो जनता में रोस्ता होगा, जनता तो निकलेगी, जनता गुलाम थोड़ी है ना किसी की, और निकली। उसके बाद बैरिकेडिंग खुद लगाए, जब हम वहाँ जा रहे थे साइड में ट्रैक्टर लगाएगा, हम लोग अंदर जाते हैं, जनता को साया बैरिकेडिंग लगाएगा। तो उसके बाद अब ये फर्जी मुकदमे लेके अभी ट्यूबवेल लोग 50 ट्यूबवेल कितने डंगर चोरी हो गए जिले में, तो उनकी तो एक ही रिपोर्ट नहीं करी। तो जो
इस सरकार की नाकामी के खिलाफ उठाओगा, उस पर रिपोर्ट करेंगे। ऐसी रिपोर्ट 1000 कर लो, हम पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ऐसा अध्यक्ष जी, इससे पहले जो महापंचायत 16 तारीख को होगी, तीन नोटिस जारी कर रखे धरने के, पंचायतों में 3 नोटिस अलग अलग, कोई वार्ता प्रशासन ने नहीं करी। तो मुकदमा इसी बात को लेकर जब नोटिस दिया तो वार्ता पहले हो जानी चाहिए थी, हो सकता महापंचायत ना भी होती। लेकिन जिस तरह का एक खेल बना रही है ना यहाँ से कि उत्तराखंड में दमन की, जनता को दबा दो हिटलर की तरह, जनता ऐसे दबने की नहीं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो इनमें पहाड़ का किसान भी सब नाराज होगा, नीचे उतरने लगा। अगर ज़्यादा परेशानी तो हम यूपी में भेज दो, हम नहीं रहते ऐसी गुलामी में यूपी में। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण संपन्न हो चुका है। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक चले सदस्यता अभियान में बीजेपी ने 14 लाख से ज्यादा नए सदस्य पार्टी में जोड़े हैं। इसके बाद भाजपा सदस्यता अभियान का दूसरा चरण भी जारी है, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि सदस्यता अभियान के तहत अभी तक 15 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। समाज के सभी वर्ग भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश ने अभी तक जो कल तक की रिपोर्ट आई है 15.5 लाख लगभग हमारे सदस्य बन गए हैं, और अभी ऑफलाइन डाटा हमारा आ रहा है, और आज तक मुझे लगता है कि हम 16 लाख के लक्ष्य को पार कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। समाज के सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमने प्रदेश का लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सर एक तरफ मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी कमलेश मेहता ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनपद चमोली के विकास खंड पोखरी के मिनी स्टेडियम में 2 दिवसीय शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। इस दौरान पिछले साल के विजेता छात्र के द्वारा मशाल जलाकर अन्य छात्रों ने उनका अभिवादन किया। इस खेल प्रतियोगिता में विकास खंड पोखरी के सभी विद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की 620 औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हरिद्वार जिले की 251 इकाइयां हैं, जबकि उधम सिंह नगर की 134 और देहरादून की 95 इकाइयां भी इस सूची में शामिल हैं। उद्यमियों का कहना है कि उन्होंने राज्य के विकास में योगदान देने के उद्देश्य से निवेश किया था और सब्सिडी नहीं मिलने से वे निराश हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2017 में औद्योगिक विकास स्कीम लागू की गई थी। उत्तराखंड में करीबन 600 से ज़्यादा अधिक उद्योगों को केंद्र द्वारा अपात्र घोषित कर दिया है और बंद हो रहे हैं। देखिए 3,25,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट आयोजित करने वाली सरकार के कार्यकाल में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। 620 का आंकड़ा तो सरकार का है। लगभग 1,1200 उद्योग, छोटे बड़े उद्योग ऐसे हैं जो बंदी के कगार में, जिनको बंद होना पड़ रहा है, और लाखों लोग, लाखों नौजवान बेरोजगारी की कतार पर खड़े हो रहे हैं, और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ सरकार ढिढोरा पिट रही है। 3,25,000 करोड़ के MOU हो गए, इन्वेस्टर समिट हो गया। आप बता दो, मैं चुनौती दे के पूछना चाहता हूँ सरकार से कि कितने उद्योग यहाँ पर लगे हैं। 100 लोगों को रोजगार देने वाला उद्योग ये सरकार स्थापित नहीं कर पाई, और आज सरकार के लिए शर्मनाक बात है, और सरकार के उन अधिकारियों के लिए शर्मनाक बात है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने ग्राउंडिंग कर दी, इतना हमने ये कर दिया, इतना हमने लोग आ गए हैं, पैसा लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? फिर क्यों उद्योग बंद हो रहे हैं? जो कांग्रेस के समय में लगे उद्योग थे, सरकार की विफलता के कारण, सरकार की असफल नीति के कारण, सरकार की बेतुकी नीति के कारण उन उद्योगों को बंद होना पड़ रहा, और इसमें हजारों नौजवानों को बेरोजगारी की लाइन पर खड़ा होना पड़ रहा है। मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि ये तो कह रहे 75,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। कितने उद्योग लगे? सरकार नाम क्यों नहीं बताती? किस कंपनी ने उद्योग लगाए, कितनों को रोजगार दिया, कितने करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट है, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है?
ये तो सरकार को कम से कम बताना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए जनता के सामने। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सरकार झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने के लिए तैयार। वक्फ बोर्ड 2024 संशोधन बिल की तैयारी चल रही, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में तीखी हलचल देखने को मिल रही है। वही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी का कहना है कि यह बहुत जरूरी था, क्योंकि तीसरे नंबर की संपत्ति मुसलमानों के पास होने के बावजूद वह गरीब हैं और उनका एजुकेशन लेवल नीचे गिरता जा रहा है। यह सोचने का विषय है। मुफ्ती समून कासमी ने सीधे तौर पर इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यह बोर्ड की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने लोगों को बोर्ड में बैठकर तमाम बड़ी संपत्तियों को बेचा गया है, जिसके कई उदाहरण भी हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अगर यह संपत्तियां वापस मिलती हैं तो निश्चित रूप से इससे तमाम लोगों को लाभ मिलेगा। देखिए, वक्फ बोर्ड जो 2024 संशोधन बिल जो जिसकी तैयारी चल रही है और जेपीसी में उसके ऊपर बहुत पूरे देश के अंदर उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, और जेपीसी के माननीय अध्यक्ष श्री जगदम्बिका पाल जी जगह जगह जाकर के लोगों की राय ले रहे हैं। मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि तीसरे नंबर की संपत्ति मुसलमानों के पास हो और फिर वो गरीब हों, उनके एजुकेशन का लेवल जो है वो बहुत नीचे चला गया हो, मुख्य धारा से कट कर के बिल्कुल वो एक दयनीय स्थिति के अंदर आ गए हों, जबकि उस वक्फ संपत्ति के माध्यम से, उनकी आमदनी से उन गरीब मुसलमानों का, बेवाओं का, यतीमों का कल्याण किया जा सकता था, और उस संपत्ति के ऊपर हॉस्पिटल होने चाहिए थे, स्कूल होने चाहिए थे, कॉलेज होने चाहिए थे। आज ऐसा ना हो करके कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर, जो 60 साल का कार्यकाल है, लगभग बहुत लंबा होता है, अपने चहेतों को, अपने मीडिएटरों को उनका अध्यक्ष बनाया, और उन्हें बनाने के बाद उन्हें पूरी आज़ादी दी, उन्हें पूरी पावर दी कि तुम इसे लूटो और इसे बर्बाद करो, और वो उन्होंने ऐसा किया। आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने बार बार इस बात को कहा है और पार्लियामेंट के अंदर बहुत स्पष्ट कहा है कि इससे मुसलमानों का फायदा होगा। और ये जो संपत्ति जिस तरह से लूटी जा रही थी कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, कि उसकी एक मिसाल यही है कि अगर आप वक्फ बोर्डों का आज भी उनका अगर आप इंक्वायरी कराएं तो वो तो अमीर हो गए, जिनके लिए वो संपत्ति वक्फ की गई थी वो गरीब से गरीब होते चले गए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो लोग वावेला मचा रहे हैं, ज्यादातर वो हैं जो वक्फ संपत्ति का मिसयूज कर रहे हैं। अगर उन सब की इंक्वायरी हो और 60 साल के कार्यकाल की अगर इंक्वायरी हो, तो मैं ये समझता हूं कि उनसे रिकवरी होकर के एक बड़ी रकम वापस आएगी, बड़ी संपत्ति वापस आएगी, जिसके पैरवी न करके इन्होंने कीमती जमीनों को खुर्द-बुर्द किया है। और हर स्टेट के अंदर ऐसा ही हुआ है। तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ट्रांसपेरेंसी कहेंगे कि उन्होंने इसके ऊपर एक निर्णय लिया, और एक साहसिक निर्णय है जो होना चाहिए था। मैं जहां तक मैं ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उन तमाम चीजों को बहुत सुचारू रूप से लेकर के चल रहे हैं। किसी के लिए भी, मैं मदरसा बोर्ड की बात करूं तो मदरसा बोर्ड के अंदर उन्होंने उन गरीब बच्चों को जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन गुजारते हैं, पसमानदा मुसलमानों के बच्चे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी उनके नेतृत्व में हमने लागू किया ताकि वो इंजीनियर। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।